यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। ज्ञान पाठ्यक्रम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में से आज और भी वीडियो आप सामने आने वाली है। एक वीडियो आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर जो स्पीड में थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, 16 क्वेश्चन जो है हॉपकिंस के अनुसार लोकतंत्रीय जीवन शैली की मान्यता है, तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। एक बार सारा कुछ देख लेना। लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये सभी होते हैं, उपरोक्त में से सभी होंगी। व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता भी होगी, व्यक्ति की रुचियों का विकास होगा, अच्छी आदतों का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, तो जो नेगेटिव चीज़ है वही शामिल नहीं है, तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव चीज़ लिखी हुई है, चाहे वो नेतृत्व करना हो, चाहे वो कुशलता करनी हो, राष्ट्रीय चेतना करनी हो, तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय ध्यान दिए जाने वाली जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। लोकतंत्रीय शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, तो भैया सारी विधियाँ शिक्षण प्रयोग की जाती हैं, तो उपरोक्त में से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकतंत्रीय समाज के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान होता है, तो शिक्षक का जो स्थान होता है वो पथ प्रदर्शक का भी होता है, मित्र का भी होता है, समाज सुधारक का होता है, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। लोकतंत्र किस आधार पर आधारित जनता का एक समाज है, तो सहयोग पर आधारित है। सहकारिता मतलब मिलजुल कर काम करना, संयुक्तता मतलब सहन करने वाली, यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जनतंत्रीय भारत में यानी डेमोक्रेसी वाले जिस कंट्री में, जैसे भारत हमारा देश है, महत्वपूर्ण उद्देश्यों की व्यक्तियों के नेतृत्व के जो गुणों का विकार करना होता है वो क्या कहलाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र जीवन का एक अंग है ना कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था, तो ये एक तरह से कथन है, तो यह कथन किस पर आधारित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये किसका मतलब कहाँ से ये कथन लिया गया, तो ये कथन लिया गया राधा कृष्णन आयोग से। तो कथन एक बार देख लेना। लोकतंत्र केवल सरकार का रूप ना होकर उससे भी कुछ अधिक है, यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभव की विधि है, तो यह विधि किसकी है, जॉन डुई की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन शिक्षा के कार्य से है। शिक्षा को मानवीय होना चाहिए और मानवीय होने के साथ साथ इसमें मात्र बौद्धिक प्रकाशन का ही स्थान नहीं होना चाहिए, वरन आत्म अनुशासन तथा हृदय की पवित्रता पर भी बात किया जाना चाहिए, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है, ना कि राजेंद्र प्रसाद का, भीमराव अम्बेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उत्तेजित, धार्मिक भावनाओं को विकसित और नैतिकता को अभिवृद्धि करने का काम करती है, तो ये कथन किसका है, डेनियल वेबस्टर का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी, जो असहाय प्राणी मतलब जो जिनको सहायता की जरूरत है और उनको सहायता नहीं मिल रही है, असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके, तो ये कथन किसका है, जॉन डुई का है। शिक्षा से संतुलित मन का विकास होता है, करने और बालकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने और सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयारी की आशा की जाती है। यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने में ना हो तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बस खाली चीज़ों को समझते चलना है कि किसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये कथन है। आगे जो क्वेश्चन आपको करना है वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ जो उद्देश्य है वो क्या है, कार्य, तो शिक्षा का जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है मानव प्रकृति और जो है चरित्र को, ठीक है, मानव प्रकृति और चरित्र के को प्रशिक्षित करना है, तो ये कथन किसका है, प्लूटो का है। प्लूटो से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है जो नैतिक बातें ज़्यादा करते हैं वो प्लूटो करते हैं, अरस्तु थोड़े धार्मिक बातें या आत्मा से संबंधित बातें कर लेते हैं, महात्मा गांधी आध्यात्मिक बातें कर लेते हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एक सर्वोत्कृष्ट विकास है, ये कथन किसका है, महात्मा गांधी का। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, तो ये कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद, इसमें डिवाइन परफेक्शन की बात इन्होंने की थी। आंतरिक जो उनकी एक शक्ति होती है व्यक्ति के अंदर, उनका कहने का मतलब है कि व्यक्ति शक्ति लेकर पैदा होता है, बस खाली शिक्षा उसको जागृत करने का काम करती है। प्राचीन काल में शिक्षा के लिए आत्मज्ञान का साधन था, प्राचीन काल में शिक्षा को आत्मज्ञान का साधन माना जाता था, बट इस प्रकार शिक्षा के अंतिम उद्देश्य यानी मोक्ष प्राप्ति का साधन मानी जाती थी, तो ये कथन किसका है, राधा मुकुंद मुखर्जी का है। ठीक है। उसके बाद शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वाह्य जो चीज़ों पर है वो नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके, तो ये कथन एग्जैक्टली किसका है, ये कथन जो है जॉन डुई का है। मानव जीवन में जो अर्जित करता है वह परिणाम है यह, तो वो क्या है, तो औपचारिक शिक्षा का भी अनौपचारिक। अब आप पूछेंगे औपचारिक शिक्षा क्या है, तो जैसे आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ये आपकी औपचारिक ऑफिशियल एजुकेशन है।
ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। ऑफिशियल तो कह सकते हैं, ऑफिशियल भी कह सकते हैं, लैंग्वेज में ऑफिशियल आ जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, आप कॉलेज तो नहीं जाते बट आप ऐसे एजुकेशन में जैसे इग्नू में पढ़ते हैं, उसमें SOL में पढ़ते हैं, तो जो दूरस्थ शिक्षा होती है, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन होता है, ये क्या होता है कि आपका अनौपचारिक शिक्षा होती है, जहाँ पर आप डेली कॉलेज तो नहीं जाते, बस आपका इसमें एक पाठ्यक्रम होता है, आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं, लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं होती कि इतने तय समय में पढ़ना है, या इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में टाइम लिमिट भी होता है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अनुशासन नहीं होता है, जैसे जितना अनुशासन यहाँ पर होता है। मनुष्य एक पुंज है, तो मनुष्य एक कैसा पुंज है यहाँ पर पूछा गया है, तो भैया वो शरीर का भी है, आत्मा का भी है, मस्तिष्क का है, यहाँ पर उपयोग सभी हो जाएगा। शिक्षा के व्यक्ति के प्रति कार्य क्या है, मतलब शिक्षा का व्यक्ति के लिए कार्य क्या है। व्यक्ति का शिक्षा के लिए तो है कि शिक्षा को अर्जित करे, समाज को सुधारे, बट शिक्षा के लिए, शिक्षा जो है व्यक्ति के लिए कैसा कार्य है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा पर निर्भर होता है, तो मनुष्य का चरित्र बिल्कुल निर्भर होता है, मनुष्य का व्यक्तित्व बिल्कुल निर्भर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आप निकालेंगे वो आंसर क्या निकालेंगे, उपयुक्त सभी निकालेंगे। मनुष्य की आदतें भी निर्भर होती हैं। शिक्षा पर निर्भर नहीं करता है, तो शिक्षा पर क्या नहीं निर्भर करता है, मनुष्य की सूझबूझ नहीं निर्भर करती, मनुष्य की कुशलताएं, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। शिक्षा के व्यक्ति के प्रति कार्य नहीं है, तो यहाँ पर भी सभी हो जाएगा। एक बार देख लेना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन पूछा गया है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है बच्चों, ये किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इन्होंने कहा था शिक्षा का कार्य पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक समाज का गंभीर ध्यान से इसका जो है इसको लागू किया जा सके, या जो है समाज का गंभीर ध्यान, इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। यहाँ सेंटेंस में थोड़ा मिस्टेक है, तो इस चीज़ को आप समझिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये कथन एग्जैक्टली जो है वो किसने कहा था, ये कथन कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। उसके बाद संपूर्ण शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है, या आदर्श संतुलित एवं समग्र, जिसको इंटीग्रेटेड व्यक्तित्व कहते हैं। ये कथन किसका है, फ्रेडरिक ट्रेसी का है। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, ये हर्बर्ट बोलते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें प्लेटो आना चाहिए, प्लेटो ऑप्शन में नहीं है, तो आप हर्बर्ट के साथ चले जाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन की तैयारी है, ये क्लेमांट बोलते हैं। शिक्षा के कार्य में शामिल है, इसमें सब में शामिल है, शिक्षा का कार्य सब आता है, अनुभव, वातावरण, वातावरण में अनुक्रमण। शिक्षा जो है अनुक्रमण है। शिक्षा इतनी विशद होनी चाहिए या इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना कि मनुष्य, उसमें भी शिक्षाविद हैं, शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये जो कथन है ये किसके हैं, एमर्सन का है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा है, तो शिक्षा क्या है, गतिशील है या फिर स्थैतिक है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा गतिशील है, स्थैतिक नहीं है, मतलब एक जगह पे रुकने वाली चीज़ नहीं है, शिक्षा चलती रहने वाली चीज़ है। जॉन डुई ने खुद कहा है कि शिक्षा परिवर्तनशील है, हमेशा चलती रहती है। मनुष्य में जो है समस्यात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक, तो ये दोनों पैदा करती है। मानव जीवन में देखो शिक्षा दोनों ही है, आप उसको कम नहीं आ सकते, उसका अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है। मानव जीवन में शिक्षा का कार्य है, तो मानव जीवन में शिक्षा का कार्य सारा है, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, कुशल नागरिकों का निर्माण करना, संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ये कथन किसका है, ईबी ट्विटर का है। ट्विटर कर सकते हैं बट ट्विटर लिखना नहीं है, ट्विटर लिखना है। समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, एक औपचारिक संबंधों का योग है जिनसे संबंधित सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये कथन किसका है, HF गिडिंस का है। तो आप बोलेंगे सर बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, बिल्कुल आज बुलेट ट्रेन ही चलाना है। समाज की विशेषताओं में जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है, जो आज अभी देखें बाद में देखें, खूब मन लगा के पढ़ो, MCQ सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में MCQ कवर करने का प्रयास किया गया है। समाज की विशेषताओं में शामिल है, तो समाज की विशेषताओं में अमूर्तता भी शामिल है, समानता भिन्नता भी शामिल है, पारस्परिक जागरूकता भी शामिल है। समाज के लक्षणों में शामिल नहीं है, तो इसमें से उपयोग में से सभी हो जाएगा। समाज सहयोग और संघर्ष के मिश्रण से बनता है, तो मैकाइवर और पेजे का सिद्धांत है। परिवर्तन समाज का नियम है, स्पेंसर का है। जहां भी जीवन है वहां समाज है, तो ये किसका है, मैकाइवर और प्याज का है। मनुष्य इतिहास की संचलात्मक शक्ति व सभी मूल्यों का स्रोत है, साथ ही सभी घटनाओं का प्रस्तावक है। इन सभी कार्यों को, मतलब ये कथन किसका है सीधा, तो नैन हीम का कथन है। शिक्षा के समाज के प्रति कार्य है। अब आप पूछेंगे कि कथन याद नहीं होता, दीवार में चिपका दो, आपको याद हो जाएगा। शिक्षा के समाज के प्रति कार्य है, सभी कार्य शिक्षा के समाज के प्रति हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज में पारस्परिक निर्भरता के कारण इनके बीच का समानमत जो विकास होता है वो उपयोग सभी हो जाएगा। सामाजिक अंतर क्रिया के स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। सामाजिक अंतर क्रिया का जो स्तर होता है वो कौन सा 3 स्तर होता है, तो व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होता है, व्यक्ति समूह के मध्य होता है, समूह समूह के मध्य होता है। ये 3 तरह की क्रियाएं पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको देखना है बच्चों, प्रत्येक समाज के अपने होते हैं, तो क्या होते हैं, रीति रिवाज भी होते हैं, धर्म आदेश भी होते हैं, नैतिकता विश्वास भी होता है। शिक्षा समाज के प्रति कार्य नहीं करती है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन भी करती है, सामाजिक भावना का समावेश
प्रवेश करती है, बालक का सामाजिकरण करती है। समाज की समय के साथ बदलती है तो क्या बदलती है? मांगे भी बदलती है, मान्यताएं भी बदलती हैं, आवश्यकताएं भी बदलती हैं, शिक्षा भी परिवर्तनशील होती है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा में अति निश्चित और अल्पतम साधनों द्वारा सामाजिक और संस्थागत उद्देश्यों के साथ साथ समाज के कल्याण, प्रगति, सुधार में रुचि का पुष्पित होना पाया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डुई का है। यह बात संदेह रहती है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण करती है, इसका प्रभाव मुख्य न होकर गौण होता है। यह कथन किसका है? ओटावे का है। विद्यालय बालक को प्रेरणा देता है, यह कथन किसका? उपयुक्त सभी का है। बालक की सामाजिकरण बालक के समूह में सर्वोत्तम रूप में होता है और बालक दूसरे बालकों का सर्वोत्तम शिक्षक होता है, जिसे रोसेक का है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि उसे सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों को समानता उनमें रखनी चाहिए जिससे वह समझने में असमर्थ हैं, तो यह कथन किसका है? गॉर्डन का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाज में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? समाज में जो है संघर्ष भी होता है, सहयोग भी होता है, तो ये दोनों पाया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, वो पूछा गया है राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण, अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामाजिक जीवन की राष्ट्रीय जीवन है। यदि ईंधन खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है, अर्थात यदि सामाजिक इकाइयां ही निर्बल हैं तो राष्ट्र कैसे दैदीयमान हो सकता है या दिव्यमान हो सकता है। यह कथन किसका है? मैकाइबर का है। मैकाइबर एवं पेस का है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है तो कार्य तो सभी हो जाएंगे। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य नहीं है तो देख लेना, इनमें से कोई नहीं होगा। राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य है, सभी हो जाएगा। शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग जो है और इस प्रकार योग देते हैं, इस प्रकार उद्योग व्यवसाय दोनों ही अधिक उन्नति होती है। तो ये कथन किसका है? देखो कथन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 2-4 कथन देख लो, उससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्रीय समाज में एक आवश्यक है कि व्यक्ति नैतिक और भौतिक दोनों प्रकार के समाज के जीवन में जो है बनाने में सम्मिलित उत्तरदायित्व को निभा सके, तो ये मैकाइबर और उसका जाकिर हुसैन का कथन है। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का क्या इन पर बराबरी होती है? ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। जहां कहीं भी मैं जाता हूं वहीं मैं भारत की एकता पर बल देता हूं, तो इस तरह का कथन इनका ही रहता है कि मेरी गंगा में जो है मेरी राखी बहा दी जाए और इस तरह से। तो ये बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद राष्ट्रीय एकता और का आधार है, राष्ट्रीय एकता और यहाँ पे वर्ड्स क्लियर नहीं है, तो राष्ट्रीय एकता और समन्वयन का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन है। यह कथन किसका है? राधाकृष्णन का है। केवल संस्कृत की सामग्री द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है, ये किसका मानना था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था। प्रजातांत्रिक समाज में यह आवश्यक है कि व्यक्ति नैतिक और भौतिक प्रकार से समाज के जीवन को उत्तम बनाने में सहयोग कर सके, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पूछा है। तो जाकिर हुसैन से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो आप उसको देखते रहो। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है, अशिक्षित व्यक्ति विश्वास करता है सभी में, क्षेत्रीयता में, जातीयता में, सांप्रदायिकता में तो बहुत ज्यादा। शिक्षित व्यक्ति विश्वास नहीं करता है तो उपयुक्त सभी में विश्वास नहीं करता, क्षेत्रीयता, जातीयता, मतलब वो एक बैलेंस व्यक्ति होता है, वो कोई रूढ़िवादिता चीजों में नहीं जाता। आज का भारतीय समाज विभक्त है, जातियों में विभक्त है, धर्मों में विभक्त है, वर्गों में विभक्त है, इसका मतलब सभी हो जाएगा। आज का भारतीय समाज विभक्त है, फलस्वरूप भारतीयों में बुराइयां आ जाती हैं, वो सभी आ जाती हैं, कटुता, शत्रुता, द्वेष। लोकतंत्र की आधारशिला है नागरिक और सामाजिक कर्तव्य, ये दोनों लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रत्येक व्यक्ति में गुण होना चाहिए, संगठन का, बलिदान का, कुशलता का, तो सभी हो जाएगा। भारतीय समाज बटा हुआ है भैया जाति, आर्थिक, धर्म में। देखो ये सब क्वेश्चन में बहुत ही व्यापक परिभाषा ली जाती है, इसलिए उपयोग सभी ज्यादा ऑप्शन सही होता है। भारत में निसंदेह रूप से गहरे जो है अनुमान पर आधारित आधारभूत एक राष्ट्रीय एकता होती है, कथन राधाकृष्णन का है। राष्ट्रीय एकता से आशय एक ऐसी समन्वय संस्कृति से है जो भारत के विभिन्न प्रांतों के अलग अलग फिर भी उसमें जो है घनिष्ठ संबंध हो, तो ये कथन जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है वो क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक समाज में, ये मैंने आपको फिलहाल तो करा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको ये भी करा दिया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन ये वाला है, राष्ट्रीय एकता से ओतप्रोत व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के सम्मुख अपने किन हितों का बलिदान करने को भी तत्पर रहता है, तो उपयुक्त सभी होगा। पारिवारिक व्यक्ति को जातीय, राष्ट्र के प्रति जो है अमीर व्यक्ति कर्तव्यपरायण, आज्ञा पालन, अपार व्यक्ति जो भी है उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके नागरिकों को होना चाहिए तो चरित्रवान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। राष्ट्रीय जैसे मूल कर्तव्य में आप पढ़ते ही हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। थाईलैंड के शहर जमोलियन में एक विश्व स्तर सम्मेलन कब हुआ? 1990 हुआ। मई 1990 में थाईलैंड के शहर जमोलियन में आयोजित जमोलियन कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का विषय था सभी के लिए विकास था और डेवलपमेंट फॉर ऑल जिसको बोलते हैं। जमोलियन सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के कितने देशों में भाग लिया? तो कितने देशों ने? 155 देशों ने भाग लिया। E9 देशों में शामिल है, तो कौन शामिल है? उपयुक्त में से सभी शामिल है, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको, नाइजीरिया। जमोलियन सम्मेलन 1990 के बाद मतलब E9 देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ होना है या कब हुआ? तो नई दिल्ली 1993 में हुआ। जमोलियन सम्मेलन के प्रभाव के रूप में E19 देशों की उपलब्धि रही, तो क्या रही उपलब्धि?
वो भैया उपलब्धि यही रही कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में यूनेस्को की स्थापना जो हुई वो 1945 में हुई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र क्या है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण, जल प्रदाय। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी किस देश की सरकारी एजेंसी है? यूएनओ की है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्वेश्चन है ये कि जौमोलियन कॉन्फ्रेंस का संबंध कहाँ पे है? थाईलैंड से हो गया। उसके बाद शिक्षा को विशिष्टता प्रदान करने का उद्देश्य था, उपयुक्त सभी था, यानी सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा। E9 देशों की घोषणा, मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में शामिल नहीं है, प्राणियों की सद्भावना हो, प्राणियों की समानता हो, प्राणियों में पारस्परिक मित्रता हो, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय की भावना है, मानव का कल्याण बिल्कुल है, प्राणी का सम्मान बिल्कुल है, विश्व में शांति बिल्कुल है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय की भावना आधारित है, विश्व मैत्री पर, विश्व बंधुत्व पर, तो दोनों पर आधारित है। उसके बाद जो आपके सामने अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन यही है कि जो स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अपने संसाधनों का उपयोग किसके माध्यम से करती है? स्वीडन जो है वो किसके माध्यम से करती है? गैर सरकारी, बहुपक्षीय, यूरोपीय संघ, तो सभी के माध्यम से करती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का भौगोलिक फोकस जो होता है वो सभी पर होता है। भारत में चलाई जा रही इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता मिल रही है, तो शिक्षा कर्मी की परियोजना। स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी में सहायता प्राप्त शिक्षा कर्मी परियोजना भारत में कब से चल रही है? 1987 से चल रही है। शिक्षा कर्मी परियोजना का मुख्य फोकस जो है लड़कियों की शिक्षा पर है, व्यावसायिक शिक्षा पर, प्रौढ़ शिक्षा, तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें सभी हो जाएगा। व्यावसायिक, प्रौढ़, सब पे फोकस है। लड़कियों की शिक्षा पे भी है कर्मी परियोजना में। विश्व स्तर पे शिक्षा के जो कार्य हैं, विश्व शांति के प्रति प्रेम है, तो ये सभी हो जाएगा। E9 साझेदारी पहली बार स्थापित की गई थी 1993 में, अभी आपको मैंने बताया। सभी के लिए शिक्षा अभियान के समर्थन में यूनेस्को ने किन दस्तावेजों का निर्माण किया है? तो वो कौन से दस्तावेज हैं? वो आपके हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। विश्व बैंक द्वारा शिक्षा में किए जा रहे प्रयास जो हैं उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। लड़कियों की ड्रॉप आउट दर को कम किया जा रहा है। कॉलेज, प्राइमरी कॉलेज के लिए काम किया जा रहा है। अवधारणा दर को बढ़ाया, कॉलेज नहीं बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। अवधारणा दर को बढ़ाना है, पूर्व बाल्यकाल में विकास को बढ़ाना है, HIV प्रभावित विद्यार्थियों में शिक्षा सहायता करना है, उपयुक्त में से सभी। भारत में स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की शिक्षा कर्मी परियोजना का मुख्य कार्य जो क्षेत्र है वो क्या है? राजस्थान है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, शिक्षा के अभिकरण से है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें औपचारिक अभिकरण, निरौपचारिक और अनौपचारिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। समाज में शिक्षा के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया गया है, इन्हीं को शिक्षा के अभिकरण की संज्ञा दी गई है। तो इसमें हो जाएगा BD भारिया ने ये कथन कहा है, शिक्षा के अभिकरणों में शामिल है, सभी शामिल है। 3 प्रकार की शिक्षा होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल शिक्षा होती है, नॉन फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल से। शिक्षा के कितने विषय रूप होते हैं? तो शिक्षा के 3 विषय रूप होते हैं। यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों में शामिल है घर, परिवार, धार्मिक संस्थाएं, समाज, तो सभी शामिल है। शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों में शामिल है, तो वही चीजें फिर से पूछ लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरणों में शामिल है, तो उपयुक्त में से सभी। टेलीविजन, रेडियो, समाज पत्र जो है निष्क्रिय अभिकरणों में शामिल है, तो ये इसमें हो जाएगा कोई नहीं शामिल है। ठीक है, ये सक्रिय अभिकरण है, टेलीविजन, रेडियो, समाज पत्र। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण में सक्रिय होते हैं, उपयुक्त में से सभी। और हाँ बिल्कुल, ये श्रोता, पाठक और दर्शक। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण का लक्षण है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ब्राउन महोदय ने शिक्षा के साधनों के अभिकरणों को बांटा है, तो कितने बांटों में बांटा है? औपचारिक तथा अनौपचारिक, व्यावसायिक, अव्यावसायिक, तो दोनों हो जाएगा। ब्राउन के शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण में शामिल है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ब्राउन की शिक्षा, अब आप सोच लो, ब्राउन इसमें अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ब्राउन की शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण में शामिल है, उपयुक्त में से सभी। औपचारिक अभिकरण का लक्षण है, उपयुक्त में से सभी। शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों की शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय विधियां कहा गया है, जॉन डुई ने कहा है। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण का अन्य नाम साविधिक अभिकरण बोलेंगे। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण का नाम क्या है? तो वो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कराया, ये क्वेश्चन का टूटा हुआ पार्ट है जो यहाँ आपको दिख रहा है। आविधिक अभिकरण, सहज अभिकरण, तो ये दोनों हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इसके बाद में जो आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ही तेजी से हम चल रहे हैं, बुलेट ट्रेन भी इतनी तेज नहीं चलती। अनौपचारिक शिक्षा का दोष, कमियां, गुण, सीमाएं हैं। स्पष्ट ज्ञान होता है, शिक्षा का समय व स्थान निश्चित होता है, नियमावली, अनुशासन होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा अनेक संतानों के बीच पाई जाती है, तो ये क्लेयर का कथन है। परिवार समूह प्रथम पाठशाला है, प्रत्येक व्यक्ति की आवधिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत ही महत्वपूर्ण समय परिवार में व्यतीत होता है, ये किसके? बोगार्डस का कथन है। परिवार संतान की उत्पत्ति और बालक पोषण की व्यवस्था के लिए पर्याप्त, निश्चित और स्थायी यौन संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है, यह मैकाइबर का कथन है। मैकाइबर और पेज का है, इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया था। उसके बाद परिवार स्त्री और पुरुषों की, बच्चों सहित, बच्चों में रहित, मात्र बच्चों के सहित पुरुषों की अथवा मात्र बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक स्थायी निहित होती है, यह कथन किसका है बच्चों? आर्गन और नियमफा का है। साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक कथन, एक से अधिक बच्चों
बच्चों के साथ स्थायी संबंध होता है। ये जो है गिलबर्ट का कथन है, गिलफोर्ड का कथन है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त, गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, गृहस्थी निर्माण करते हैं। तो ये बुगार्स और लॉक का कथन है। परिवार में भाव पलते हैं, सुरक्षा के पलते हैं, सौहार्द के पलते हैं, निस्वार्थ स्नेह के पलते हैं। उपयोग में से सभी हो जाएगा। परिवार के विशेषताओं में शामिल है तो सभी शामिल है। परिवार के लक्षणों विशेषताओं में शामिल है तो सभी शामिल है। परिवार के मूल कार्यों में शामिल है तो सभी शामिल है। प्रजनन, क्रिया, शिशु पालन और उसके बाद सुरक्षा परिवार के मूल कार्यों में शामिल है नहीं है तो कौन सा भैया नहीं शामिल है? मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भी शामिल है, शिक्षा की व्यवस्था भी शामिल है, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी शामिल है। इसका मतलब कोई नहीं होगा इसमें से। अगला जो क्वेश्चन है, परिवार के सामान्य प्रकारों में शामिल है आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, तो ये सभी हो जाएंगे। परिवार के शैक्षिक कार्यों में शामिल है शारीरिक विकास, चारित्रिक, नैतिक विकास, मानसिक विकास, तो ये सभी हो जाएंगे। परिवार के शैक्षिक कार्यों में शामिल नहीं है तो इनमें से देख लीजिए कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। बालक की शिक्षा के संदर्भ में समाज की भौतिक, बालक की शिक्षा की समाज की मौलिक संस्था परिवार का महत्व है। अच्छी आवश्यकताओं का विकास, बालक का सामाजिकरण, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, यहाँ पर दिया नहीं है पीडीएफ में। तो कुल मिला के ये आपके टोटल क्वेश्चन थे। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत, जय